यूएई जो कि आज की डेट में वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट कंट्री में से एक बन चुका है। आज आपको बता दूं, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी दुबई गया था, यूएई गया था। वहाँ जाके मैंने देखा वहाँ के लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, या तो जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि आज की डेट में अपना देश छोड़ के लोग बाहर कंट्री एक यूएई या दुबई जैसे देश में क्यों जाना प्रीफर कर रहे हैं, जॉब के लिए या फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। सिर्फ इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो दुबई में अप्रॉक्स यूएई में पूरे 30% कम्युनिटी इंडियंस की है। वहाँ पे आप 1980 की दुबई की ये इमेज देखिए और आज 2022 का दुबई का ये व्यू देखिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। यूएई जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन चुका है। नंबर 1 पे देखा जाए तो कतर एंड सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग है। कतर जिसकी प्रति व्यक्ति 57,744 जीडीपी है, और यही हम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश को देखें तो उनकी जीडीपी इंडिया $1900, पाकिस्तान 1190, बांग्लादेश 1968। और यही 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनके लोग आज यूएई में जाना प्रेफर करते हैं अपना जॉब या बिजनेस करने के लिए। मेन जॉब्स के सिलसिले में ज़्यादा दुबई में जाया करते हैं, और यही रीज़न है जिससे एस्टिमेट किया जाता है कि यूएई में 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ $80 बिलियन जनरेट करते हैं। दुबई 21st सेंचुरी में अपनी छाप और अपना ऑरा बनाने वाला एक ऐसा देश है। आप जरा इस चीज़ को देखो। अपनी भी आपको मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं अभी दुबई गया था कुछ टाइम पहले, वहाँ पे मैं एक छोटी सी क्लिप भी डाल देता हूँ आपको, जिसमें मैं फ़्लाइट से दुबई से उड़ रहा था। जब मैंने ऊंचाई पे जाके देखा कि चारों तरफ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंजर रेगिस्तान था, सिर्फ रेती रेती और चारों तरफ गर्मी थी। पर आज की डेट में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनता चला जा रहा है। वहाँ पे लोग अदर डिफरेंट कंट्रीज से विजिट करने आते हैं एज अ टूरिस्ट। वैसे तो आप टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास के जितना भी एरिया देखोगे तो दुबई वालों ने वहाँ पे उसे एक नंबर बना रखा है। चारों तरफ लहराती बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी, रात में एक नंबर का व्यू आपको दिखेगा, पर दिन में हर तरफ गर्मी रहती है। आउटसाइड ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस आप चले जाओ तो वहाँ पे सिर्फ आपको बंजर रेगिस्तान दिखाई देगा। पर फिर भी उन्होंने इकोनॉमी अपनी इतनी तेज डेवलप की है। वो कैसे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझ जाओगे। वीडियो में बने रहना एंड तक विदाउट स्किप। अच्छा हाँ, कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना कि कभी मैं यूएई बोल रहा हूँ तो कभी मैं दुबई बोल रहा हूँ, तो दुबई कभी यूएई, ये क्या कर रहा हूँ मैं, दुबई यूएई क्या सेम है। इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना। इस चीज़ के लिए आपको बता दूँ, दुबई एक एमिरेट्स है और कुछ नहीं। एक एमिरेट्स है जो 7 एमिरेट्स से बना है, जिसके अंदर 7 एमिरेट्स आते हैं, लाइक अबू धाबी, शारजा, दुबई, ओमान, उमल ताइवान, कुचेरा और रशेल कैमा। ये एक तरह से किसी देश का स्टेट आप समझ सकते हो। जैसे अपने इंडिया में हो गया दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, वैसे ही दुबई में ये एक तरह से आप स्टेट समझ सकते हो, जिन्हें हम 7 एमिरेट्स कहते हैं। उनसे बन के यूएई बना है। चलो थोड़ा आप दुबई को रिवाइंड करते हैं, टाइम को रिवाइंड करके देखते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि दुबई की डेवलपमेंट का इतिहास, हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुई, किस चीज़ को उन्होंने इकोनॉमिक बेस बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से आज वो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ उन्होंने अचीव करी है, एक डेवलपमेंट अचीव करी है। बात करें अगर 1960 की, तो उस टाइम एमिरेट्स का नामो निशान नहीं था। जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, अबू धाबी, दुबई, शारजा, ऐसा कुछ नहीं था। एक यूएई था, पूरा एक देश थी, कंट्री थी, वहाँ एमिरेट्स तक क्रिएट नहीं हुए थे। लोगों का आज की डेट में भी मानना है कि दुबई आगे सिर्फ इस वजह से बढ़ पाया क्योंकि उनके पास तेल था। तेल की वजह से उन्होंने एक डेवलपमेंट हासिल करी, एक ग्रोथ हासिल करी, अपनी इकोनॉमी और जीडीपी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए। बात यहाँ ये नहीं है। वो कैसे, अब आपको मैं अगर दुनिया का तेल भंडार की आपको बताऊं कि दुनिया में और भी कई देश जिनके पास तेल है, उनके नाम आप पहले सुनो और उनकी थोड़ी सी आपको नॉलेज दूं तो आप समझ पाओगे कि तेल इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है उनकी जीडीपी में या इकोनॉमी में या डेवलपमेंट में। वो कैसे, अब देखिए। दुनिया भर के अगर आपको तेल का रिजर्व बताऊं तो नंबर 1 पे है वेनेजुला, फिर उसके बाद सऊदी अरब, फिर रशिया, फिर कनाडा, उसके बाद ईरान, फिर इराक, तब जाके आता है यूएई का नंबर। वेनेजुला जो दुनिया में तेल का हब माना जाता है, जहाँ पे तेल एक तरह से सबसे ज़्यादा निकलता है, वहाँ की आपको कंडीशन बताऊँ तो आज भी वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं। वहाँ पे अक्सर पॉलिटिक्स की समस्या रहती है। आज भी वहाँ पे लोग ज़रूरी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रहा है, जो आम जिंदगी में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी उनको अवेलेबल नहीं मिल पा रही हैं। तो इकोनॉमी और डेवलपमेंट की बात तो आप दूर ही तक सोच लो। आज भी वहाँ बिजली की कई जगह पे कमी रहती है। तो इकोनॉमी या बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहाँ हम सोच सकते हैं दुबई से कंपेयर करने की। तो इससे हम ये चीज़ तो पता लगा सकते हैं कि हाँ, दुबई तेल की वजह से तो आगे नहीं बढ़ा है। एक कुछ तो इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई होगी जिसकी वजह से ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, दुबई की जीडीपी में सिर्फ 1% रोल प्ले करता है उनका तेल, और कुछ भी नहीं। तो अब आप
यही सोच रहे हो कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो सबसे पहले आप इन जनाब की एक वीडियो देखिए जिसमें आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ वहाँ पे स्ट्रैटेजी का सबसे मेन एम, सबसे मेन बंदा कौन था जिसने इन स्ट्रैटेजी को आगे लेके गया, आज दुबई को ग्रो किया, आज डेवलप किया हर तरीके से फ्यूचरिस्टिक विजन रख के। पहले इन इंसान की एक बार वीडियो आप वॉच। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one, not in the region, but in the world, What do you mean number one in the world? in everything. High education, health, housing, just making my people the highest way of living. तो आपको बता दूं, जब तेल की खोज चल रही थी वहाँ पे उस समय में, तब वहाँ के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी जनता को ये कहा कि मुबारक हो, हमें तेल मिला है, पर एक अच्छी खबर और बुरी खबर है हमारे पास कि हमें तेल तो मिला है पर तेल बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। तेल की हमारे पास कमी रहेगी बाकी अदर कंट्रीज़ के हिसाब से, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में हमारे पास तेल बहुत कम आया है। ऐसा पता चलने के बाद कि शेख मोहम्मद बिन राशिद ये तो समझ चुके थे कि तेल हमको मिल चुका है इस टाइम में कि हाँ चलो हम कुछ टाइम तक तो इकोनॉमी अपनी जनरेट कर पाएंगे, पैसा हमारे पास आ पाएगा, कुछ इनकम रेवेन्यू आ पाएगा अदर कंट्रीज़ में जब हम इस तेल को सेल करेंगे। पर उन्हें यही पता चल गया था कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम तेल को देखें एक इकोनॉमी या जीडीपी या बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, तो वो तेल ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास उसकी मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से हम तेल का यूज़ तो अपनी जीडीपी या इकोनॉमी में नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजी पता लगानी शुरू कर दी उसी टाइम जहां इन्होंने एक तरफ तेल बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ये देखना शुरू कर दिया कि दुबई के पास कोर स्ट्रैटेजी, कोर पावर क्या है, इसकी वजह से हम डेवलप कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं, इस पैसे को कहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मल्टीपल होना शुरू हो जाए, वहाँ पे इनकम उनकी और बढ़नी शुरू हो जाए। इस चीज़ पे उन्होंने काम उसी वक्त करना शुरू कर दिया। तब इन्हें ये जाके पता चला कि दुबई का जो साउथ वेस्ट का एरिया है 35 किलोमीटर वर्ग का, वो एक वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेडिंग हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे पता लगाई। सेकंड, इन्हें पता चला कि अरेबियन गल्फ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और भी कई रास्ते लाइक कजाकिस्तान, कुर्गिस्तान, रसिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, इन सब से स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग पॉइंट बनाता है। और यहाँ तक कि इन्हें यही पता चला कि साउथ में ये अफ्रीका से भी बहुत करीब हैं। जैसे ही उन्हें ये सब चीज़ें पता चली, बस फिर क्या था, 1970 में ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। 1970 में ही इन्होंने जेबल अली पोर्ट पर काम करना शुरू किया, इसको वर्ल्ड क्लास शिपिंग सर्विसेज बनाने के लिए। और आज की डेट में जेबल अली पोर्ट दुनिया में 9th पोजीशन एक्वायर करता है शिपिंग सर्विसेज को लेके। तब बात ये आती है, आप ये सोच रहे हो कि 9th पोजीशन, यार 9th तो कुछ खास नहीं। आप इस चीज़ को ज़रा ऐसे सोच के देखो कि दुबई एक बहुत छोटा एरिया है, इस छोटे से एरिया पर भी होने के बावजूद वो 9th पोजीशन एक्वायर कर रहा है शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में पूरे वर्ल्ड में। बिफोर कोविड 2018 के एनालिटिक्स के हिसाब से दुबई की 7% जीडीपी में इस पोर्ट का हाथ रहा। 7% जीडीपी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पोर्ट ने कमा कर रेवेन्यू जनरेट किया, दुबई को दिया, यूएई को दिया। समुद्री बिजनेस के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने में जुट गए कि उन्होंने देखा अब दूसरी चीज़ें क्या क्रिएट की जा सकती है जिसकी वजह से और डेवलपमेंट आ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर हमारा और बढ़ सके। तभी उन्होंने दुबई में फ्री जोन की स्थापना की। फ्री जोन एक ऐसा एरिया था दुबई में जहाँ पे दुनिया भर के जितने भी स्टार्टअप हैं या कंपनीज़ हैं, बिग कंपनीज़, वो आके वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकती हैं बिना किसी टैक्सेस के, अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है, जिसके अंदर उन्हें काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं लाइक 100% फॉरेन ओनरशिप। लाइक इन्होंने ये जनरेट किया, ये वादा किया, आप हमारी कंट्री में आओ, अपना बिजनेस सेटअप करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लोकल बिजनेस से अपनी कोलैबोरेट करने की, आप खुद ही ओनरशिप रखो, अपनी 100% ओनरशिप अपने पास रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड इज 100% रिपेट्रिएशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। इसमें इन्होंने ये दावा किया कि आप आओ, अपना बिजनेस भी सेटअप कर लो, यहाँ तक कि आप जो भी प्रॉफिट अपना कमाओगे आप पूरा का पूरा जब चाहे तब अपने देश में भेज सकते हो, एट अ टाइम, एनी टाइम, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। एंड थर्ड इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आपको कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, पूरी 100% आपको छूट मिलेगी। एंड फोर्थ इज लोकल और कॉर्पोरेट टैक्सेस भी होते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनको मालूम होगा, उससे भी आपको 100%
छूट मिलेगा, कोई आपको टैक्स नहीं देना, सब चीज़ आपको ऐसा मानो आपकी कंट्री में आप बैठे हो, सारी चीज़ें आपको वैसे अवेलेबल कराई दी जाएंगी। तो अब यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि यार किसी देश की कमाई तो उसकी टैक्सेस से होता है, उसकी जीडीपी तभी तो बढ़ेगी जब वो और भी बिजनेस या बाहर की कंट्रीज़ के बंदे आएंगे, उनसे टैक्स नहीं लेगा तो वो कमाएगा कैसे। सवाल तो यहाँ सबसे बड़ा क्रिएट ये हो गया। तो आप इस चीज़ को ये समझो कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ये सोचा ही नहीं, ये सोच के बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करवाया कि हमें उनसे टैक्सेस कमाना। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन रखा। उन्होंने ये चीज़ें सोची कि हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। इकोसिस्टम क्रिएट करना क्या होता है, आप मान लो अब यहाँ आएंगे शुरू में, यहाँ पे जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना सेटअप कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद, अब जरा आप इस चीज़ को देखना इकोसिस्टम कैसे काम करता है। अभी फ़िलहाल में ये कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो दुबई को देना शुरू ही कर देंगे। लाइक कैसे, जब इन्होंने यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश किया कंपनी को या स्टार्टअप को, तो उनको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक एसेट्स, फूड्स, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, इन्वेस्टर्स, जो सब चीज़ें प्रोवाइड कराएगा तो दुबई ही। अब जब दुबई ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा तो इनकम भी उनके पास ही आएगा, रेवेन्यू भी उनके पास ही आएगा इन सब चीज़ों से। भले से अभी हाल फिलहाल में उनको टैक्सेस ना मिल पाए, टैक्सेस से भले बिजनेसेस अभी बचे रहें, पर आप इस चीज़ को देखो, जब 10 साल या 15-20 साल बाद जब दुबई इनसे 5 या 10% चार्ज लेने भी लगेगा, टैक्सेस के लिए बोलेगा भी, तो ये लोग बिज़नेस वहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो चुके होंगे। वहाँ पे ये हंसी खुशी देने को तैयार रहेंगे कि कोई बात नहीं यार, इतना ही तो जा रहा है, अब हम नई जगह जाएंगे, नई सेटअप करेंगे, कैसे क्या होगा। यहाँ पूरा अब हब बन चुका है कि इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है, वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होने लग गई हैं। तो कोई भी नया स्टार्टअप यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा, दुबई में ही इस्टेब्लिश रहेगा, और 5 से 10% जो भी टैक्स अगर वो आगे टाइम में मांगते भी हैं तो वो देने के लिए राजी रहेंगे। तो अब पूरे इस इकोसिस्टम को अगर हम कुछ पॉइंट्स में सम अप करें तो वो है द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टार्ट बिजनेस, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लार्जर नंबर ऑफ इन्वेस्टर, जीरो इनकम टैक्स। ये सारी चीज़ें एक सम कीवर्ड्स में देखी जाए, की पॉइंट्स में देखा जाए तो वो ये चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें दुबई अवेलेबल करा देता है एक पहले ही स्टार्टअप वहाँ पे जो भी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज स्टार्टअप हब बन चुका है दुबई। वहाँ पे एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस को देखें तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्मॉल और मीडियम बिजनेस अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेट सिटी की बात करें तो वहाँ पे 24,000 से ज़्यादा बिजनेसेस क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की बात करें तो वहाँ पर हज़ारों और लाखों में रोजगार अवेलेबल है। दुबई ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री पे कुछ ऐसा काम किया, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो कि जितने ही बंदे ये सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है तो सबसे पहले उनके दिमाग में आज के टाइम पे दुबई आने लगा है। दुबई में ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाया गया है जिसकी वजह से वहाँ देखने के लिए, वहाँ पे विजिटर्स जाने के लिए आज उतावले रहते हैं कि हमें इंटरनेशनली जाना है तो पहले दुबई जाना है चिल करने के लिए या विजिट करने के लिए या टूर पे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया में 2019 में जितने भी पूरे इंडिया की बात करें तो वहाँ पे टूरिस्ट जो आए थे वो थे 17.91 मिलियन। इतने लोग पूरे इंडिया में टूरिस्ट बन के आए थे। आप ये चीज़ देखो कि दुबई जो इंडिया के मुकाबले सिर्फ, अगर माने इंडिया इतना बड़ा है तो दुबई सिर्फ इतना सा बड़ा होगा, इतना सा, मतलब इंडिया के लिहाज से दुबई कुछ भी नहीं है एरिया वाइज अगर हम देखें। पर वहाँ पे 2019 में अकेले दुबई में 16.73 मिलियन टूरिस्ट वहाँ पर आए थे। इंडिया के कंपैरिजन में करके देखो कितना बड़ा नंबर है दुबई का टूरिस्ट इंडस्ट्री का। अब जाहिर सी बात है, जब टूरिस्ट किसी भी जगह टूर पे लिए जाते हैं या विजिट के लिए जाते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे होटल, फूड, शॉपिंग्स, उन सब में खर्चा उनका होना ही होना होता है, जो कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है। वहाँ पे एक रेवेन्यू देश को जनरेट करके देता है, और ये एक ऐसा रेवेन्यू होता है जो कि किसी बाहर की कंट्री के, बाहर के लोगों से आ रहा होता है अपने देश में, तो ये देश के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और यही नहीं, दुबई ने हर एक जगह से इनकम जनरेट करने का सोर्स बनाया हुआ है, हर एक जगह से रुका पैसा बचाता है वहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी विजिटर्स विजिट करते हैं तो वहाँ पे उसका चार्ज देना पड़ता है, जो कि पूरे के पूरे पैसे वहाँ पे बच जाते हैं। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, कुछ भी बेचना नहीं है, कुछ भी सेल नहीं करना है। विजिटर आया, उसने देखी और देखने का वहाँ पे पे आउट कर रहा है। आप चाहे किसी भी चीज़ की बात ले लो, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, स्काई दुबई, दुबई एक्वेरिज्म, दुबई मिरेकल गार्डन, वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे दुबई एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता है, और जितने विजिटर्स आते हैं वो इन जगह पे जाते ही जाते हैं। तो ये सोच के देखो आप, वहाँ पे लाखों की संख्या में वहाँ विजिटर्स जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो उनसे वो पूरा रूखा पैसा वहाँ पे जनरेट कर पाता है, बचा पाता है, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट कर पाता है सिर्फ और सिर्फ फ़ी के तौर पर। वहाँ पे विजिटर्स को उन चीज़ों को दिखाने के तौर पर वहाँ पे पूरे रूखे पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की शक्ल में बच जाते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, 2007 से 2017 के बाद
उनकी जीडीपी में जो उछाल आया है सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्री की वजह से, वो था 138% की ग्रोथ। 138% एक बिग अमाउंट, एक बिग नंबर हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जीडीपी में ग्रो कर पाए सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से। एट द लास्ट अब आप ज़रा इस चीज़ को इमेजिन करके देखो, दुबई जो एक सिर्फ और सिर्फ छोटा सा देश है जिसे नेचर ने कुछ भी नहीं दिया, एक बंजर रेगिस्तान, एक बंजर रेत के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। वहाँ पे मैन मेड आइलैंड्स बनाए गए, पाम जुमेरा बनाया गया, सारी चीज़ें मैन मेड वहाँ पे बनाई गई है, मिरेकल गार्डन्स बनाए गए जो कि सिर्फ और सिर्फ मैन मेड है, जिसकी वजह से आज दुबई बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर पा रहा है, अपनी इकोनॉमी बढ़ा पा रहा है, अपनी जीडीपी नॉन स्टॉप ग्रो करता चला जा रहा है। अब जरा आप इंडिया की तरफ ध्यान करके देखो, नेचर से लेके मैन मेड सारी चीज़ें अवेलेबल है। नेचर ने भी काफ़ी खूबसूरत ब्यूटी यहाँ पे क्रिएट करके हमें दी है। हर चीज़ आपको हरियाली मिलेगी, मैन मेड्स आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पर यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री का क्या हाल है वो आप कमेंट करके खुद ही मुझे बताना, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे क्या रिजल्ट हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एंड एट द एंड तारीफ बनती है वहाँ के विजनरी लीडर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की, जिन्होंने अपनी विजनरी माइंडसेट के थ्रू ही ये सारी चीज़ें आज वहाँ दुबई में पॉसिबल कर पाए हैं, उनकी ग्रोथ, इकोनॉमी डेवलपमेंट, जीडीपी बढ़ाने में। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आप सीख पाए होंगे इस केस स्टडी से। आप ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप एक नॉलेजेबल वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।